अस्सलाम वालेकुम। सुनो स्पेशल के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। तोशा खाना केस जिसकी बात बड़े अरसे से सुनी जा रही थी और कहा जा रहा था कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये केस बड़ा अहम है और इसमें उनको सज़ा हो सकती है। ये वही केस है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं इसको नाकाबिल समात करार दे दिया जाए। राह फरार इख्तियार करने की भरपूर कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज इसमें बहुत अहम डेवलपमेंट हो गई है। डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस वापस भेज दिया था ट्रायल कोर्ट को कि वो 7 रोज़ के अंदर इसके काबिल समात होने या ना होने का फैसला करे। लेकिन अब ट्रायल कोर्ट का फैसला जारी हो चुका है। तोशा खाना केस को अब काबिल समात करार दे दिया गया है। 12 जुलाई को इस केस की समात होगी, यानी कि 12 जुलाई से इस केस का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इस केस में आगे चल के क्या होगा, इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं। IMF से $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहिदा तो हमने कर लिया है, लेकिन अब IMF का वफ्द मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते कर रहा है, उनके रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस स्टैंड बाय मुआहिदे की हिमायत कर दी है। साथ ही साथ ये भी अंदरूनी खबर सामने आई है कि IMF का वफ्द जब वहाँ पर मौजूद था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने उनसे ये भी गारंटी मांगने की कोशिश की कि आप इस बात को गारंटी करें कि इलेक्शन जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर हों। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी भी मुल्क की सियासी खुद मुख्तारी, सियासी मामलात पर मुदाखलत नहीं कर सकते। बजट सामने आ चुका और बजट में तारीख का बुलंद तरीन बजट खसारा हमने देखा है। 7,000 अरब रुपए का बजट खसारा, और इस साल इस फिस्कल ईयर में हमें 23 अरब डॉलर जो है मुख्तलिफ मदों में हमें वापस करने हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का बंदोबस्त कैसे होगा, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ा अहम मामला है, वो है पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। इंडिया में होने जा रहा है जी ICC वर्ल्ड कप इसी साल, और पाकिस्तानी टीम ने इंडिया जाना है, वर्ल्ड कप खेलने जाना है या नहीं जाना, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दे दी है। वो मुख्तलिफ मामलात का जायज़ा लेगी और ये देखेगी कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया जाना चाहिए या नहीं, या इजाज़त दी जाती है या इजाज़त नहीं दी जाती है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मामलात पर बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने। उनको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करेंगे हम। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सहर कामरान साहिबा। सहर साहिबा, आपको भी वेलकम टू द शो। इसके साथ हमारे साथ मारूफ तजियाकार अनीका निसार भी शामिल होंगी, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब आपकी जानिब आऊँगा। आपको क्या लगता है इलेक्शन से पहले क्या कुछ होने जा रहा है? जिस तरह से अभी एक फैसला भी सामने आया है, तोशा खाना केस, उसका ट्रायल चलेगा, इत्तेहादी हुकूमत को इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप समझते हैं ये तो एक मुश्किल है, दीगर मजीद मुश्किलात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतज़िर हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ देख रहे हैं आप सर? देखिए, सबसे अहम चीज़ जो आपने सबसे पहले निशानदेही की IMF और सबसे पहले, वो है तोशा खाना केस। और ये वो केस है जिसको अवॉइड करने के लिए, इसकी तफ्तीश को अवॉइड करने के लिए उस पार्टी के जो चेयरमैन है हजरत ने हर कोशिश की और हर दरवाज़ा खटखटाया और हर तरीके से बदअमनी की कोशिश की। यानी इस हद तक काम पहुंचा कि वो जो पेट्रोल बम्स तक इस्तेमाल हुए, ह्यूमन शील्ड हुई, एवरीथिंग ही हैज़ डन टू अवॉइड दिस केस, कि किसी तरीके से इस केस पर पेशी ना हो या इसकी तफ्तीश शुरू ना हो। और तमाम कोर्ट से जो कुछ भी मिलना था, बेल्स भी मिली, उनको रिलीफ भी मिलता रहा, उनको कहा गया कि जी आप आज नहीं कल जाएं, और वो चीज़ें भी जो नहीं की उनके बारे में भी उनको कहा गया कि इसको बचा के रखो। लेकिन फाइनली इट हैज़ टू स्टार्ट। और आज की न्यूज़ ये है, जो आप भी दे रहे हैं और चल रहा है, कि केस की समात होगी। केस की समात का मतलब क्या है कि हजरत पेश होंगे और हजरत तफ्तीश के अंदर शामिल होंगे। अब तफ्तीश क्या होगी, वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं और सवाल होंगे, जैसे पिछली एक इंक्वायरी के अंदर GIT ने किए, और वो आपके सामने जल्द आ जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है, नॉट फॉर एनी पार्टी, मैं एक पार्टी के तौर पे नहीं, मैं एक एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान,
या उस पार्टी जिसके साथ मैं मुंसलिक था और मैं चाहता था कि एक मेरिट पे और दयानतदारी पे और अहमियत की बुनियाद पर नॉन करप्शन का एक खात जो बयानिया हम लेके आए थे, हम वो लेके चले थे। इस तोशाखाना केस का चलना एक पॉजिटिव थिंग। लेकिन रोकड़ी साहब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही कहना है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 170 केसेस तो जेन्युइन नहीं हो सकते ना, एक के बाद एक केसेस उन पर बन रहे हैं और आप जैसे कि आपने खुद भी कहा कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, तो क्या आपको लगता है शामिल तफ्तीश ना होने के बाद अगर भी सजा हो जाती है तो इसको तस्लीम कौन करेगा? देखें, बात यह तस्लीम कौन करेगा, मुजरिम भी तस्लीम करता है। हमने जो जेलों के अंदर पड़े होते हैं, जो वारदात करके आते हैं, जुर्म करके आते हैं और कह रहे होते हैं हमने कुछ नहीं किया, 170 केसेस नहीं है। पहले तो हम इनसे ये कहते रहे कि आप एक लिस्ट दे दें, या आपके 170 केसेस कौन से हैं। पिछले दिनों 24 आदमियों की इन्होंने जाके अमेरिका में बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा किया कि 9 मई को हमारी जी 30 या 40 आदमी जो है वो कत्ल हो गए हैं, एक आदमी का नाम दे दें। ये सारा एक डिसेप्शन है, झूठ है। केसेस हैं। अभी मैं आपके इस चैनल में आया हूं और आपके चैनल में आने की, मैं एक गिलास आके तोड़ दूं और लिखा हुआ कि एक गिलास तोड़ने की यह सजा है, और मैं 100 गिलास तोड़ूं तो 100 गिलासों की सजा होगी या एक की होगी? कि बंदा जुर्म पर जुर्म किए जा रहा है, किसी चीज को मानने को तैयार नहीं, अदालतों के ऊपर जत्थे लेके आ जाता है, किसी चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, और जब उसके ऊपर केस होता है वो कहता है मेरे पे केस क्यों है। यानी उसकी सोच क्या है? क्या पुलिस के थाने बंद कर दिए जाएं, गवर्नमेंट कर दिया जाए, अदालतें खत्म कर दी जाएं, या इसके तमाम क्राइम्स को एक क्लीन चिट दे दी जाए कि तुम क्योंकि थ्यूक्रेसी के एक ऐसे देवता हो और तुमने एक ऐसी कल्ट डेवलप की है कि कोई जुर्म तुम करोगे तो उसको जुर्म नहीं कहा जाएगा। यानी ये आप भी पूछा करें ना, आप भी पूछा करें केसेस हैं क्या? मोटरवे के ऊपर आप और मैं जा रहे हो और हमारा चलान अगर 9 दफा और हम 9 दफा 200 की स्पीड पे जा रहे हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक चलान हो? 10 चलानों के बाद तो वैसे बंद कर देना चाहिए बंदे को कि तुम एक थ्रेट हो इस ड्राइविंग के लिए। तो ये तो इस वक्त इस मुल्क की और इस कौम की, इन बच्चों के लिए बाकायदा एक थ्रेट बन चुका है। इसने बच्चे अनरूली कर दिए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को यह सिखा रहा है कि तुमने कानून नहीं मानना, तुमने रूल को फॉलो नहीं करना और तुमने इस मुल्क के कवानीन को तोड़ना है। दिस इज व्हाट ही हैज डन। ये 176 केसेस वाला ड्रामा भी उसी टोपी की तरह विच ही इज कैरिंग ऑन हिज हेड एंड टेलिंग द वर्ल्ड कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। सहर कामरान साहिबा, इतना कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत, बिगाड़ तो आप कुछ भी नहीं सके, ना मईशत को आप सेटल डाउन कर सके हैं, ना ही लोगों के हालात बदल सके हैं, ना ही आपने पंजाब और केपी में इलेक्शंस करवाए हैं, और ना ही जैसे कि रोखड़ी साहब कह रहे थे इतने केसेस हैं, ना ही कोई सजा दिलवा सके हैं। तो आपने किया क्या है इतने महीनों में? डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है पाकिस्तान में जो जिसकी उन्होंने बुनियादें डाली थी। अब जो केस की आप बात कर रहे हैं, मैं पहले इमरान ये कहूंगी कि अगर कानून सबके लिए एक जैसा है तो उससे कोई मुकर्रा नहीं है। जैसे कवानीन बाकी लोगों के ऊपर जो है लागू होते हैं वैसे इनके ऊपर भी होंगे। अब ये तो कोई बात नहीं है कि आप लोगों को करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद का बयानिए पे लगा के फरेब दे के उस करप्शन के कारोबार जो है वो शुरू किया हुआ था आपने। अपना क्या है तो आपने हर हरबा जो है अपनाया है कि आपको उससे राह फरार मिल जाएगा। अब जो इस वक्त जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, वो क्या कर रही है, पाकिस्तान को आलमी दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया था, वो आलमी दुनिया से रिकनेक्ट कर रही है। इतने जो साल जो है जो बारिशें और सैलाब और जो मानसून की तबाहियां आई, उसके बावजूद भी मुल्क को जो है जिस तरीके से ये तरगीब दे रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे और जिस तरीके से पेश कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट का शिकार हो जाएगा, उससे बचाया है। किसी भी तरीके से इनकी तमाम तर काविशों के बावजूद कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे, मुल्क के अंदर जो है स्टेबिलिटी लाने की कोशिशें भी हो रही हैं। और देखिए ये जो इतना बड़ा एक नुकसान हुआ था 3-3.5 साल में, उसको एक दिन में या चंद में दुरुस्त नहीं किया जा सकता था, वो भी उन हालात में। लेकिन सहर कामरान साहिबा, आपने खुद कहा कि आप लोग तो आए हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है या ऐसा तासुर क्यों दिया जा रहा है? असल डैमेज तो आपने पहुंचाया। फिर पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया, और आखिरी वक्तों में अगर स्टैंड बाय मुआहिदा ना होता तो पाकिस्तान तो डिफॉल्ट था। तो फिर आपने इससे क्या गेन किया? मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, और ये बहुत जरूरी है, इसको गूगल कर लें
आप किसी से पूछ लें, नवंबर 2021, अक्टूबर 2021, दिसंबर 2021 चप्पड़ जैदी का बयान, पंजाब के गवर्नर का बयान जो है वो रज़ाक दाऊद का बयान क्या था कि हम दिवालिया हो चुके हैं, IMF ने हमारा सब कुछ लिखा दिया है, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने वाला है। और उसके बाद क्या किया कि आपने एक मुआहिदा मुतनाज़ा साइन किया, पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया, फिर उसको वायलेट किया। उसके बाद हर मुमकिन कोशिश की कि जो है ये आगे पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो, पाकिस्तान की नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी पे सवाल उठा दो, उसको मशकूक बना दो, आप जो है पाकिस्तान के अंदर हर वक्त इंतशार पैदा करें। इन तमाम हालात के अंदर मुल्क को डिफॉल्ट ना होने देना, मुल्क को आगे लेके चलना, इलेक्शन कराना जो है वो किसी इत्तेहादी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन उसी कि आपकी 2 सूबों में हुकूमत हो और आप उसको इससे डिसॉल्व कर दें क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। किसने ये कहा था इनको कि अगर आप वजीर आजम नहीं है तो पार्लियामान से इस्तीफे दे दें? किसने ये कहा था कि अगर आप वजीर आजम है तो पार्लियामान कायम रहे? यानी हमने बड़ी जिद्दत के बाद असेंबलियों को ये मुमकिन बनाया था कि अपनी मुद्दत पूरी करें। तो ये कहाँ पे लिखा है कि ये न्याज़ी लेकिन सहर साहिबा बात यह है कि अभी तो नज़र आ रहा है कि आपने डैमेज को फुल कंट्रोल नहीं किया। डैमेज तो अभी है, तो आगे इलेक्शंस हैं, अभी 1 महीने के बाद असम्बलियाँ जो है अपनी मुद्दत पूरी करने वाली हैं, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शंस होंगे। आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में क्या आप लोग इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं इलेक्शन में जाने का? तो आपको क्या मिलेगा? आवाम को तो आपने अभी तक कुछ नहीं दिया ना, अभी तो आप बकौल आपके कि आप रिकवर कर रहे हैं। देखिए इमरान, हमारी कारकर्दगी अवाम के सामने है और अब आज मैं समझती हूँ कि अवाम से कोई ढका छुपा नहीं है। अगर आज भी लोग ये जो इसी फरेब में आएंगे, झूठ में आएंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये तो उनकी अपनी सोच है, उनका हक है। लेकिन चंद हजार लोग इकट्ठे करने का ये मतलब नहीं है कि तमाम लोग जो है इसी सोच से मुत्तफिक हैं। आप कोई बल्दियाती इंतखाबात देख लें, ज़िमनी इंतखाबात देख लें, कराची का देख लें, पंजाब का देख लें, पीपल्स या कश्मीर का देख लें, पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तें जीती हैं क्योंकि आज जो है पीपल्स पार्टी का वोटर मुतहर्रिक भी है और अमीर भी है और वो ये जानता है, उसके सामने ये फरेब खुल गया कि कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी नहीं बनी, ये करप्शन के खिलाफ बयानियां बना के करप्शन खुद करते रहे, चंदा नहीं छोड़ा इन्होंने, अस्पताल के नाम पे पैसे इकट्ठे करके कारोबार किया, मजहब को जो है एक्सप्लॉइट किया। अब लोग जान गए। अब ये मैं समझ, अगर इनके अपने लोग खुद सामने आके शवाहिद दे रहे हैं कि जिस तरीके से, क्या 9 मई के वाकये को कोई भूल सकता है? कौन सा पाकिस्तानी है जो उसके साथ जाके खड़ा होगा? इनके अपने लोग उसका वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है। राइट। अच्छा अनीका निसार, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अब तोशा खाना केस से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इसी इत्तेहादी हुकूमत को, और पिछले कुछ अरसे में हमने देख भी लिया है कि जिस केस से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं उसमें रिलीफ मिल जाता है चेयरमैन PTI को। आपको क्या लगता है ये केस आगे कहाँ जाके ख़त्म होगा और बाकी केसेस का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आप? देखिए, एक तो तकरीबन 150-200 के करीब तो केसेस हैं के ऊपर इस टाइम पर, और जिसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ उनके लिए जरूर पैदा हो सकती है। एक बात याद रखिएगा, ये जो उम्मीदें वाबस्ता करने वाला सिलसिला है केसेस से और जुडिशरी से, चाहे वो तरफ से हो, सरासर गलत है और सरासर नाइंसाफी है। इसी की वजह से आज हम 129 से 140वें नंबर पर बैठे हुए हैं इंटरनेशनल रेटिंग के अंदर जुडिशरी के। जब ये उम्मीदें वाबस्ता होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है और किसी तरीके से जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है। अब चाहे आपको जुडिशरी की कोई चीज अच्छी लगे या ना लगे, कोई फैसला पसंद आए या ना आए, और ये मैं तमाम जमातों की बात कर रही हूँ, कोई एक जमात की बात नहीं कर रही। आपको फैसला पसंद आता है तो आप कहते हैं वाह वाह जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया है, आपको फैसला पसंद नहीं आता तो आप कहते हैं जुडिशरी ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। तो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करना पॉलिटिकली सबसे पहले तो वो छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप अदर साइड ऑफ द बेंच पे जाएंगे तो आपको अगली पार्टी से शिकायत ये होगी कि आप जुडिशरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उम्मीदें वाबस्ता होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि तोशा खाना केस के अंदर आपको पता है हामिद खान साहब ने एक बात कही है कि नवाज शरीफ साहब के लिए पहले से फैसला हो चुका था,
फैसला होने से पहले फैसला हो चुका था। आपको क्या लगता है वो क्या ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे कि अब जो फैसला आएगा चेयरमैन पीटीआई के हवाले से वो भी कुछ इसी तरह का फैसला होगा और वो भी पहले से फैसला कर लिया जाएगा? तो अफसोस की बात यह है कि जब अपोजिशन के अंदर जाते हैं तो सारे कहते हैं कि फैसले ऑलरेडी हो चुके होते हैं, लेकिन जब हुकूमत के अंदर होते हैं या जब उस साइड पर होते हैं अदालत के अंदर जहां उनको डिफेंड करना पड़ता है तो बात ये होती है, और जब प्रोसिक्यूट करना होता है तो फिर हमेशा हर कोई ये कहता है कि नहीं जी जुडिशरी सही तरीके से काम करिए। सो फर्स्टली ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू हमें छोड़ना होगा। अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक विशेष सर्कल है जिसको तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन होगा। के लिए मैं को बहुत ज्यादा अच्छे वक्त नहीं देख रही हूँ। चेयरमैन पीटीआई इस टाइम पर अच्छी खासी मुश्किलात में घिरे हुए हैं और उसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा अपना किरदार है, और वो इसलिए है क्योंकि जिस टाइम पर हम जैसे सहाफी भी उनको कहा करते थे कि आप मामलात को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, उस टाइम पर वो हंस के मामलात को टाल दिया करते थे। और इस टाइम पर वो इस तमाम भंवर के बीच में बिल्कुल एन इन द सेंटर ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन फंसे हुए हैं, और वो कुछ अपनी वो कहते कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी को कुछ खुद भी मरने का शौक हो रहा था जो उन्होंने इस तरह की स्टेप्स लिए। आज तक क्या आपको उन्होंने कंप्लीट अनइक्विवोकल जो मजम्मत है 9 मई की वो करते हुए वो दिखाई दिए या सुनाई दिए? इफ द आंसर इज नो तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई नॉट, जब एक ऐसी चीज हुई कि जिसके बाद ऑब्वियसली आपकी जमात की पाकिस्तान के साथ जो सिंसियरिटी है उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाए। तो अरिका, आपने बात तो दुरुस्त कही, आपने बात दुरुस्त कही कि मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन जो कल की मुलाकात हुई है IMF के वफ़द की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शो कर रही है कि देखें जी हम तो बड़े रेलिवेंट लोग हैं इसलिए लोग हमसे आके मिल रहे हैं। और आप समझती हैं कि इलेक्शंस के बाद या इलेक्शंस तक ये पार्टी रेलिवेंट रहेगी? फिर देखिए, इररेलेवेंट कोई भी जमात नहीं हो सकती, और ये मैं तब कहा करती थी जब 2018 से पहले ये बात होती थी कि अब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की सियासत के ऊपर कांटा लग गया। तो इररेलेवेंट या कांटा लगना किसी भी जमात पर पॉसिबल नहीं होता है इन द लॉन्ग रन। इन शॉर्ट रन और इन इंतखाबात में मुझे और उनकी जमात को बहुत ज्यादा रेलेवेंट नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंतखाबात तक तो शायद उम्मीदें वाबस्ता करना उनका ठीक भी नहीं होगा। उनके रवैये की वजह से जो हरकतें हो गई उसकी वजह से, उसके रेपरकशंस की वजह से, फिर उनके ऊपर जो बेशुमार केसेस हैं उसकी वजह से, फिर एक और स्टेटमेंट की वजह से कि मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया था कि पलड़ा बराबर होना चाहिए। उस स्टेटमेंट को भी देख लें तो मुझे ऐसा मालूम नहीं होता कि एंटायरली चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात किसी तरीके से इन इंतखाबात के अंदर को बहुत सुनहरे ख्वाब देखेगी या देखने चाहिए या देखना ठीक होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। मेजर साहब, आप मुझे बताइए कि अब तो आपकी जमात के एक रहनुमा ओन चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के लिए अदालत में भी चले गए हैं, तो आप इस चीज़ के हक में हैं कि किसी सियासी जमात पर इस तरह से पाबंदी लगवाई जाए, और ऐसा होना चाहिए? डेफिनेटली जुर्म का तयन किया जाता है, सियासी जमात का, शख्सियत का, किसी गिरोह का भी। आपका आइन ये कहता है, आपका कानून ये कहता है कि कोई भी ऐसी जमात जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो जाए और पाकिस्तान के अंदर ऐसे अमल शुरू कर दे जिससे आपके मुल्क की सालमियत को खतरा हो, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी गिरोह हो, तो उसके ऊपर पाबंदियां लगती हैं और लगवाई गई हैं। इन्हीं के दौर में एक जमात के ऊपर पाबंदी लगी, और इसको केस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो केस वाकई इतना है कि इनकी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए। केस का तयन होना, केस का रजिस्टर होना और उसके बाद उसकी पूरी एक स्टडी होना, और उससे साबित हो जाएगा कि क्या इसके ऊपर जमात पर पाबंदी लगती या नहीं लगती, वो आपके सामने आ जाएंगी चीजें। हम कन्विंस्ड हैं, पाकिस्तान कन्विंस्ड है कि 9 मई को इन्होंने तमाम वो काम किए जो कि एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से इसने इस पार्टी को तब्दील करना शुरू किया पिछले नवंबर के बाद, और इस मकाम पर पहुंचाकर उसने कल्ट की सूरत में अपने मुल्क के अंदर अपने अहम तरीन इदारों के अंदर ऊपर हमला करा दिया अपने नौजवानों से और लोगों से, और उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी शामिल हैं, पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं, आर्मी इंस्टॉलेशन भी शामिल हैं, और पाकिस्तान आर्मी जो सीक्रेट एक्ट है उसके केसेस इसके ऊपर लगते हैं। आप एक बात कर रहे थे IMF वाली, आई वुड लाइक, अब मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर मैं लाजमी लाइक कि मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट्स दूं। कितनी मजे का खेस बात है कि IMF के उस डेलीगेशन को जो कुछ मैनेजरियल एफर्ट है, मैनेजर्स कुछ गए हैं IMF के,
उस एफर्ट को इस वक्त बना के पेश किया जा रहा है जैसे क्या हो गया है, ये नहीं बताया जा रहा कि IMF से हजरत शिकायतें लगाते रहे पाकिस्तान की भरपूर। IMF से हजरत ने इलेक्शन मांगने की कोशिश की है, बिल्कुल इसी तरह है कि दवाइयों की दुकान से जाके कोई टायर अपनी गाड़ी के चेंज कराने की बात शुरू कर दे। IMF के साथ हजरत ने मुकम्मल शिकायतों के अंबार लगाए, और जिस जूम मीटिंग में हजरत बैठे हुए थे उसमें शौकत तरीन साहब भी मौजूद थे, जो कि IMF के प्रोग्राम को डीरेल करने के लिए जो इसका एक पुराना वो लाए थे, एक स्टेट बैंक का मतलब क्या नाम है रोकड़ी उसका, साहब, still there in पाकिस्तान तहरीक USA, इंसाफ ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट की हिमायत की है, ये तो माने अब आप। जी हाँ, अच्छा मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं 30 मिनट्स आई एम डन। और उसके बाद शौकत तरीन जिसने 3 अरब का रीसेंट फ्रॉड जिसका परसों निकल आया है, 1 अरब रुपया वो अपनी जाती कंपनी को दे रहा है, वो जनाब भी इसकी IMF की मीटिंग के अंदर जूम के अंदर बैठा हुआ है। आगे कुछ मफरूर बैठे हुए हैं जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज की हुई हैं इन पाकिस्तान, उनके ऊपर केसेस हैं और वो मफरूर चेहरे बैठे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जनाब ने IMF को, गवर्नमेंट के IMF प्रोग्राम को तस्लीम भी कर लिया, यानी कि न तेरी धुप का पता लगता है न तेरी छां का पता लगता है। हमारा एक मिसाल मशहूर है भाई, कुछ दरख्त ऐसे होते हैं, सफेदा एक ऐसा दरख्त है जिसकी ना धूप है ना छांव है, कभी कोई बात तो कभी कोई बात। आज मौसूफ ने अपनी इस IMF की डील को, गवर्नमेंट की को कबूल कर लिया है, तो मैं सैर कामरान को और इनको बहनों को और जो गवर्नमेंट में है इनको मुबारक दूंगा कि उसने आपकी इस डील की पजीराई भी की है, कबूल भी किया है और कहा है कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ठीक हो गया रोकड़ी साहब, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। आपने जैसे कहा कि IMF से जो है इलेक्शंस मांगे गए, IMF से इलेक्शंस मांगे जा सकते हैं और उस IMF से मांगे जा सकते हैं जिसका एग्रीमेंट जो है वो तोड़ा गया, और इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे इस पे भी हम बात करेंगे। हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ मजीद मामला हैं उन पे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के लिए अदालत का रुख कर लिया गया है, तो सहर कामरान साहिबा, क्या आप इसकी हिमायत करती हैं किसी सियासी जमात पर इस तरह से पाबंदी लगा दी जाए? और सियासी जमात से मुकाबला अगर करना है तो सियासी मैदान में होना चाहिए, ना कि पाबंदी लगवा के मैदान खाली हो जाए और फिर आप लोग जीत जाएं। देखिए इमरान, हमारी जमात का एक क्लियर इसके ऊपर एक नैरेटिव है, एक क्लियर प्रिंसिपल पोजीशन है कि किसी सियासी जमात पे या किसी सियासी रहनुमा के ऊपर पाबंदी लगा के उससे खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन सोचना ये होगा कि क्या जमात सियासी है, क्या जो सियासी जमात अपने स्ट्रक्चर, अपने मंशूर, अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे खड़ी रहती है। लेकिन जहां पर एक शख्स जो पार्टी का चेयरमैन हो, वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपनी पूरी जो है वो पार्टी को कुर्बान करते, जहां उसकी सोच इंतजार से आगे ना जाती हो, तो कानून, मैं कहती हूँ कि कानून को कानून के मुताबिक उस पर जो है अमल दरामद होना चाहिए। जो कवानीन इस सूरत में जिस किस्म का इंतशार फैलाया गया, एक और बहुत अहम चीज है इमरान की, मुझे आपकी बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म इश्तिहारी कैंपेन चलाई गई मुख्तलिफ ममालिक में बैरून मुल्क, जिनके ऊपर इश्तिहार आवेदन किए गए, उसकी फंडिंग, उसकी आउटसोर्सिंग, वो उसकी रिसोर्सेज कहाँ से आ रही थी? यानी आपको ये देखना होगा कि एक बस के एक दिन के इश्तिहारात पे कितनी रकम होती है, कितनी बसेस थी, किस किस में थी, और क्यों पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई। तो आपके ख्याल में कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है सब कुछ? इमरान, मुझे बात मुकम्मल करने दें, ये बात बहुत अहम है जी। आपको एक बात से दूसरी बात को जोड़ना होगा। आपको इस बात को देखना होगा कि एक ऐसा शख्स जो कि ऑपोजिशन में हो तो कहता है हुंडी से पैसा भेज दो, जो कि जो है मुल्क के इदारों और इंस्टीट्यूशन पे हमले करता है, जो शोहदा की यादगारों पे एक मुनज़्ज़म तरीके से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, मुल्क के असासों पे, इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट पे एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है लोगों को उकसाया जाता है और आग लगाई जाती है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हकूक का इशू बना के पूरी दुनिया में कैंपेन चलाता है। आप उसको बोलेंगे ये पाकिस्तान की सियासी जमात है। पाकिस्तान की सियासी जमात पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, एक और अहम चीज, आपने बात जिक्र किया IMF के मुआहदे का, आपने जिक्र किया कि IMF की टीम इनसे मिलने गई। क्यों मिलने गई? इसलिए मिलने के लिए गई क्योंकि वो एक मल्टी पार्टी कंसेंसस चाहती थी। और क्यों इनसे मिलने के लिए गई? क्योंकि उनके सामने वो तमाम बयानात थे, वो खतूत कि IMF का कर्जा वापस नहीं करेंगे, वो ऑडियोली
कि किस तरीके से जो है इस IMF के मुआहदे को जो है वो अंडरमाइन कर रहा है। ठीक है सर साहिबा, आपका पॉइंट आया। मैं अगर क्विकली अनिका निसार साहिबा आपकी जानिब आऊँगा, आपको लगता है पाबंदी लग सकती है या लगने जा रही है? जी अनिका हेलो इमरान, जी, मुझे question repeat बात करने करिएगा। दें इमरान। जी सर साहिबा, जी सर साहिबा फरमाइए। देखिए बात यह है कि इस बात को जरूर समझना होगा कि इन्होंने IMF से क्या कहा। इन्होंने कहा आप मुदाखलत करो। इन्होंने IMF को कहा कि आप मुदाखलत करो, पाकिस्तान के इंतखाबात आप करा, मुझे गारंटी करा के दें, मेरे केसेस जो है वो आप उनमें मुझे रिलीफ दिलाएं। तो इन्होंने तो जो बैरूनी साजिश का बयानिया लेके निकले थे, इन्होंने IMF को मुदाखलत के लिए कहा। ठीक है जी। जबकि बैकग्राउंड ये है कि मुआहदा साइन करते हैं, उसको वायलेट करते हैं ताकि पाकिस्तान मुश्किल। राइट, आपका पॉइंट आ गया। अनिका साहिबा ये बताइए, अनिका आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है या लग सकती है या लगनी चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और मेरे ख्याल में रोकड़ी साहब की जमात जो सुप्रीम कोर्ट गई है पाबंदी लगवाने के लिए, उसका एक प्रॉपर तरीका है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। इस तरह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना, आई डोंट थिंक कि किसी भी सियासी जमात को एक जमहूरी अमल का हिस्सा बन के अगर कोई जमात तुम्हें टो जाती है, उसके लिए तमाम सियासी जमातें मेहनत करें, वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इस तरह से जाकर, क्योंकि हमारी जुडिशरी की जो पूरी हिस्ट्री है वो एक डार्क हिस्ट्री के तौर पर हम लोगों को मौजूद है। यहाँ एक वजीर आजम को टांग दिया गया, तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया, दूसरे वजीर आजम को नाअहल कर दिया गया ताहयात, अब तीसरे जो साबिक वजीर आजम, उनकी तरफ उनकी जमात को बैन करने की बात की जा रही है। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सिर्फ जमहूरियत का नारा लगाने की बजाय जमहूरियत को ताकतवर करने के लिए सबको बैठकर ये डिसाइड करना होगा, सबको बैठ के डिसाइड करना होगा। बड़ा आम नुक्ता आपने उठाया है, बहुत आम नुक्ता है ये। एक और बड़ा आम मामला है जिस पर आगे हमने बात करनी, वो है इंडिया के अंदर ICC वर्ल्ड कप इस साल होने जा रहा है, और पाकिस्तानी टीम ने वहां जाना है या नहीं जाना, या जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी तय होना बाकी है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया स्पोर्ट्स तजज़ियाकार इरफान ज़हीर साहब ने। इरफान, क्या इतलात हैं, क्या प्लानिंग हो रही है? कमेटी तो वज़ीर आज़म ने बना दी है, आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी फिर? जी बिल्कुल इमरान, इसमें 2-3 चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना होगा। नंबर 1, पहले कि आपको मालूम होगा कि 1-2 मंथ पहले हमने देखा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, और जो एजेंडा था, उस पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, उसमें ये वर्ल्ड कप भी था। और उसी के कुछ ही टाइम के बाद हमने देखा कि ICC के एक मेंबरान जो चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन जो वो पाकिस्तान भी तशरीफ लेके आए, और उन्होंने सिटी साहब से मुलाकात की। अब उसमें जो मेरे ज़राए हैं, जो इनकी डिस्कशन हुई थी, उसमें यही था कि आप ICC के इवेंट को एशिया कप से मिक्सअप ना करें, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव ये था कि अगर भारत पाकिस्तान आके एशिया कप नहीं खेलता तो हम वर्ल्ड कप भी नहीं उधर खेलने जाएंगे, तो इसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएं। ICC का कहना ये था कि एशिया कप एक सेपरेट एंटिटी है, और ICC का जो इवेंट है वो सेपरेट चीज़ है, तो उसको अब मिक्सअप ना किया जाए। और उन्होंने श्योर करवाया कि आप जो है एशिया कप में जो भी आपका डिसाइड होता है म्यूचुअली दोनों कंट्रीज का, ACC के साथ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, वो आप कंटिन्यू करें, और वर्ल्ड कप के लिए आप भारत ही आके खेलें। और जहाँ तक आपकी बात रही दूसरी के बाद में पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं, उन्होंने फिर कहा कि आप इसे न्यूट्रल वेन्यू की बजाय आप पूरा वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेलें, और लेटर ऑन सिमिलरली जब चैंपियन ट्रॉफी होगी 2025 की, जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान के पास है, उसमें हम मेक श्योर करेंगे कि भारत आगे खेले। अब इस पर ऑब्वियसली हम बहुत डिबेट कर सकते हैं कि भारत ने पहले भी 2-3 दफ़ा हमें चीट किया है, डिच किया है, वो फिर फ्यूचर में यही कर सकता है, इसके पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान टीम वहां ना जाने का फैसला करे, यानी कि हुकूमती लेवल पे फैसला हो कि पाकिस्तान टीम को नहीं भेजना हमने, तो उसके क्या फिर नताइज सामने आ सकते हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग जज्बाती होके इमोशनल स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो नहीं आए, हमने भी नहीं जाना, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले चीज़ आपने ये देखनी है कि आपकी सारी स्पोर्ट्स जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। सिर्फ अगर आपकी कोई स्पोर्ट बची है तो दैट इज़ क्रिकेट। अब क्रिकेट के लिहाज से आपने ये देखना है कि क्या अफोर्ड कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो रिसेंटली रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन की है ICC ने, हम सबको मालूम है, उसमें 35% से ज़्यादा भारत को शेयर मिला है, 6% के करीब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिला है। अब ये देखें, ये तीनों बिग 3 में थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को 5% समथिंग मिला है। तो आपको उधर से देखना पड़ेगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग है, जो स्पॉन्सरशिप है, वो ICC को भी तमाम 80% से ज़्यादा
भारत प्रोवाइड कर रहा है। एक तो आपको ये भी अंडरस्टैंड लोगों को करना जरूरी है कि Right. आईसीसी गवर्न कैसे कर रहा है और वो क्यों भारत की मानता है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम नहीं जाते तो नुकसान क्या है। एक सबसे बड़ा ये होगा, पहली चीज कि जब आप आईसीसी के इवेंट पे नहीं जाते तो आईसीसी क्या करेगा कि आप पे 1.5-2 साल का बैन भी लग सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपको पहले भी टेस्ट मैचेस के अंदर 5 मैचेस की सीरीज नहीं मिल रही, आपको हार्डली मिलते हैं 2 या 3 टेस्ट मैचेस मिलते हैं। तो आपको बड़े इवेंट्स और इस तरह की चीजों में भी आपको और कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपकी एंटिटी जो है उसकी जगह पे किसी और टीम को शामिल कर लिया जाएगा। तो पाकिस्तानी क्रिकेट का जो लॉस होगा, आप ये समझ लें कि जिस तरह हमने 8-9 साल क्रिकेट अपने कंट्री में नहीं खेली Right. और उसके नुकसान अभी तक हम देखते हैं, अब जाके रिवाइवल हो रहा है 3-4 साल से, तो इसका नुकसान इतना ज्यादा होगा कि शायद आपकी क्रिकेट 5-7 साल पीछे चली जाए, ठीक जो है। कि हम किसी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल आखिर ठीक में हो ये गया। मैं कहना चाहूंगा कि ये कर सकते हैं आप कोशिश कर लें, अगर मानते हैं वो, जो कि मुश्किल लग रहा है कि आप अपने मैचेस की ठीक है। फाइट करें कि न्यूट्रल वेन्यूज पे हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अगर ये आपका, कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ। क्विकली मैं अपने पैनलिस्ट से भी पूछ लूँ, मेजर साहब आप ज़रा बता दीजिए आपके ख्याल में, अगर क्विकली अगर आप बता सकें कि पाकिस्तान टीम को इंडिया जाके आईसीसी वर्ल्ड कप खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए सर, बिल्कुल खेलना चाहिए और एक बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जाना चाहिए, खेलना चाहिए, हमारा हक है। और बल्कि और ज़्यादा मोटिवेट होकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान को जाकर रिप्रेजेंट करना चाहिए। पता लगे कि पाकिस्तानी जो कौम है वो किसी भी जगह पे, किसी भी मैदान में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऐसा ज़बरदस्त बिहेवियर देगी कि कमाली। हम तो इस हक में कि जाना चाहिए सर। ठीक है, सहर कामरान साहिबा। देखिए, बाकी मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि कहीं पे भी वैक्यूम छोड़ा जाए। फिर पाकिस्तान आईसीसी का सिग्नेटरी है, लेकिन जो एक चीज जो अहम है वो सिक्योरिटी है। मैं समझती हूँ जिसके ऊपर जरूर जो है इंश्योर करना होगा कि सिक्योरिटी के लिए जो आईसीसी के जो एसओपीज है उन पे मुकम्मल अमल हो और पाकिस्तान को इंश्योर हो। क्योंकि आपको पता है जो मैच हो रहा है पहला गुजरात में नरेंद्र मोदी ऑडिटोरियम में, वहां पे थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको इंश्योर करना और आईसीसी को इसका पाबंद करना कि सिक्योरिटी मुकम्मल हो। बाकी पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए, जीत के आना चाहिए और कोई स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए भारत के लिए कि वो मैनोवर करे कि पाकिस्तान के लिए स्पेस श्रिंक करे। तो अनिका साहिबा, अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं भी आता तो फिर भी हमें जाना चाहिए? वेरी क्विकली। देखिए, कोई नामाकूल और बेवकूफ़ाना हरकत कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नामाकूल और बेवकूफ़ाना हरकत करें। भारत एक इंतहाई बायस्ड कंट्री है जहां टेररिज्म बहुत ज्यादा फरोग ले रही है, नाम पाकिस्तान का लगा देता है, लेकिन जो हरकतें वो कर रहे हैं, जो बेवकूफियां वो कर रहे हैं, जो दुनिया के अंदर वो डिसइंफो लैब ने जो पकड़ा था कि कितनी सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, क्या हमने भी वही करना है या वी वांट टू बी द बिगर पर्सन और अपने स्पोर्ट्स को फरोग देना है? मेरे ख्याल में कल्चर और स्पोर्ट्स दो ऐसी चीजें हैं जो कि टूटे दिलों को जोड़ती हैं और इनको जोड़ने वाली एक एक्टिविटी ही रहने देना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये कि आप इसको तोड़ने वाली एक्टिविटी बना दे। देयर इज ऑलरेडी टू मच टू ब्रेक। बिल्कुल जी, इस पे अब कमेटी भी बन चुकी है। वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है जो कि तमाम मामला जायजा लेगी और इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान टीम को इंडिया भेजना है नहीं भेजना। एक और बड़ा अहम मामला है, उस पर बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी है और इकॉनमी के बड़े मसाइल है पाकिस्तान के। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर जब वफाकी बजट आया 7,000 अरब का खसारा, इस साल 23 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 अरब डॉलर तक रह गई है हमारी। ये सब बंदोबस्त कैसे होगा और इस पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खड़ा करने के लिए अब क्या करना होगा? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बेइंतहा इम्पोर्टेंट सवाल उठा दिए हैं। तो ये तो बिल्कुल वाज़ह चीज़ है कि मईशत हमारी तबाह बर्बाद है, ख़ास तौर से गुज़िश्ता 5 वर्षों में बुरी तरह तबाह किया गया है, जिसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, नंबर 1। लेकिन सब कुछ तबाही के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो हम बहुत कुछ आज भी कर सकते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि कर क्या सकते हैं तो वो बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए, अभी वज़ीर साहब ने क्या कहा कि जी अगली हुकूमत को हकीकी मायनों में इस्लाहात करनी होंगी। हमें परेशान हो गया कि 30 साल से तो आपने भी नहीं की, पीपल्स पार्टी भी नहीं की।
पीटीआई ने की, वो कौन सी अगली हुकूमत आएगी जो करेगी, एक तो ये बात समझ नहीं आई। मगर जो खौफ आया मुझे, उन्होंने फरमाया कि अगर इदारे अपने हुदूद के अंदर काम करें और तमाम सब लोग मिलके ज्वाइंट एफर्ट्स करें तो पाकिस्तान की मईशत 15 बरसों में वापस आ जाएगी पटरी पर। ये बड़ी खौफनाक बात है, 15 वर्षों तक ये सूरत हाल चल नहीं सकती। तो मैं अब आपको हल पेश कर देता हूँ, और ये वाहिद हल है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई हल पेश करता है तो शायद वो अपने ज़ाती मफाद के लिए बात कर रहे हैं। वो हल ये है कि इंतखाबात से पहले जो बुनियादी इस्लाहात हैं, जो तीनों बड़ी पार्टियों के मंशूर का हिस्सा हैं, उन्होंने कमिट किया हुआ है कौम से, उसके लिए इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें। यानी इस्लाहात का वायदा करना, मीसाक के मईशत करना, ये सब धोखा है, फ्रॉड है, ये नहीं चलेगा। अब तो तबाह इतना हो चुका है कि हम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि अगली हुकूमत को जो कोई भी आए उसको कानूनन इतना ज़्यादा पाबंद कर दिया जाए कि कोई रास्ता नहीं बचे कि वो इन इस्लाहात को 3 महीने के अंदर अपने इख्तियार में आने के लिए वो कर ले। अगर ये नहीं करते तो एक वाहिद रास्ता रह जाता है इज्तिमाई खुदकशी का, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो अभी हाल ही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, और जो आपने देखा ही होगा 2035 तक के जो उनके टारगेट हैं, और अगर 5 साल तक ही अपने तमाम कामयाबी से अहदाफ हासिल कर लेती है तो 15 से 20 लाख बराह रास्त नौकरियां पैदा हो सकती हैं, 75 लाख से 1 करोड़ इनडायरेक्ट मुलाजमतों के मौके मिल सकते हैं, $100 अरब का इजाफा जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। आपको लगता है ये तमाम चीज़ें डुएबल हैं? देखिए, बात ये थी कि एक आदमी अगर इंटेंसिव केयर में हॉस्पिटल में पड़ा हो ऑक्सीजन में, और उसको हम ये कहें कि जनाब वॉक करने के ये फ़ायदे हैं, तो ये बात गलत है। पहले आप मईशत को ऑक्सीजन से तो बाहर निकालें। अभी आपने खुद बिल्कुल सही कहा, मईशत तबाह बर्बाद है। अगर मैं बताऊं कि 5 वर्षों में हमारे कर्जे जो थे 30,000 अरब थे 2018 में, 71 साल के बाद 30,000 अरब, और 5 दिनों में अब ये 5 वर्षों में 73,000 अरब रुपए हो गए। आप इसको अदा करने की पोजीशन में नहीं है, तो इस वक्त इस किस्म की बातें करना उसूली तौर पर सही है, लेकिन पहले ऑक्सीजन टेंट से तो मईशत को बाहर निकालें, उसको जो है ना इस्लाहात ऐसे करें कि वो बाहर आ जाए। जब माशी अशारिये ठीक होंगे तो आपको सरमायाकारी आएगी। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि इंसेंटिव्स देके मईशत तबाह है, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, कर्जे आपको मिल नहीं रहे और आप क्या मेरे यहाँ सरमायाकारी करो, तो ऐसी सरमायाकारी नहीं होती। जिनका पैसा है वो बहुत कुछ चाहते हैं। ये फैसला बिल्कुल सही है जो उन्होंने कौंसिल बनाया है, लेकिन उससे पहले इस्लाहात करके मईशत को ठीक करने की बात तो करें, वो तो की नहीं गई है, तो इसलिए वो तो बात हो गई बेमनी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि पिछले 5 वर्षों में हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 2.7% है सिर्फ, जबकि 1980 से 2016 तक था 4.5%। तो भारत का दूसरे मुल्कों का 6% है। हमारी महंगाई जो है इस वक्त 29% है, और मैं आपको अगर बताऊं तो हैरान हो जाएंगे, 2018 में 4.7% थी। तो फिर जब आपके रेवेन्यूज जो हैं उससे आप सूबों का पैसा देने के बाद कर्जा ही अदा नहीं कर सकते, सूद ही नहीं अदा कर सकते, तो मेरा कहना यह था कि हकीकत को हम तस्लीम कर लें कि हमारी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को, आपके मुल्क को जो वसाइल दिए हैं, इंसानी वसाइल, मादी वसाइल, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से दुनिया को बहुत दिलचस्पी है, चीन को है, अमेरिका को है, रूस को है, कि पाकिस्तान में सब दिलचस्पी ले रहे हैं। कोई मनफी दिलचस्पी ले रहे हैं, कोई मुस्बत ले रहे हैं, ले रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करें कि पहले अगर मईशत को आपको बचाना है, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने का कानून बना दें जो तीनों पार्टियों का हिस्सा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं, और अगर ये मामला सारे हो जाते हैं तो पाकिस्तानी जो मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जाते हुए सिर्फ एक एग्जांपल अपने नाजरीन से हम और आप तमाम लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि वियतनाम में इस वक्त सिर्फ 2 चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके एवज़ वो 100 जो बिलियन डॉलर्स है ना वो उसकी कर रहे हैं, और वो किसको कर रहे हैं? उस मुल्क से कर रहे हैं, वियतनाम, जिससे 27 साल उसने जंग लड़ी, यानी कि अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान में भी बड़ा पोटेंशियल है अगर पाकिस्तान में तमाम लोग एक पेज पर हों। मिसाक मईशत की भी बात की गई है, और इसके साथ साथ जो कौंसिल बनाई गई है, तमाम सियासी जमातें कानून साजी कर लें ताकि आइंदा लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग हो सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सहर कामरान साहिबा आपका शुक्रिया, अनिका निसार और डॉक्टर शाहिद हसन साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।